कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई 16 आवर फास्ट करता है तो। सिर्फ 2-4 रिस्क होगा। नंबर 1, आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने का रिस्क है। हो सकता है आगे चल के आपके गॉल ब्लैडर निकालने पड़ जाए, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज वाला 1 चम्मच शक्कर नहीं खा सकता या वो एक छोटा जैगरी गुड़ की डली नहीं खा सकता। ठीक है, हमारे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी शुगर है कंट्रोल में है, पर मैं रोज एक जलेबी खाता और आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं बोला मैं नहीं रोक सकता, मैं क्यों रोकूंगा। ऐसा ही एक और चीज़ है, तो इससे रिलेटेड ही, जैसे पहले तो इन्फ्लुएंसर्स ने फेमस किया कि आप मील खा रहे हो तो आपका इंसुलिन चेक करो हर तरफ, फिर वो एक इंसुलिन चेकअप करने वाला, हाँ यस, तो आप उससे चेक करते हो। तो क्या वो नेसेसरी है या हर किसी के लिए वो एक हेल्दी प्रैक्टिस है कि आप हर मील के बाद आपका इंसुलिन चेक कर रहे हो, सो दैट? कुछ भी बकवास चीज है। मैं डॉक्टर परमजीत, आप जानते ही हैं, और हम हैं लाइव आज। वीरेंद्र हमारे दोस्त हैं, मतलब उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर साहब आपके साथ में कुछ पॉडकास्ट या कुछ करना। मैं कहा चलो लाइव करते हैं, उतना पॉडकास्ट के लिए तो टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो वी आर वेटिंग फॉर अ पर्सन, हम उनके साथ में आपसे बातचीत करेंगे और कुछ और आपके भी सवाल होंगे तो उसको हम बिल्कुल लेंगे। सो नमस्कार, आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है, सारे नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिल पा रहे हैं। कृपया अपने ज़रूर फीडबैक हमको कमेंट सेक्शन पे देना है, ठीक है। फीडबैक से ही पता चलता है कि क्या चेंजेस करने हैं और क्या नए चीज़ लेना। और कई सारे लोग जो हैं मुझे जो टैग करते हैं रील्स में, और कई सारे लोग रील्स भेजते हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। उससे हमें पता चलता है भाई क्या हो रहा है दुनिया में और किन बातों पे हमें आगे रिएक्ट करना है। सो इम्पोर्टेंट है, तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और हम देख रहे हैं कि भी हमारे पास में रेन आके ज्वाइन करेगा, तो कुछ सवालों के जवाब मैं दे दूं पहले। ओके, राज शामी के पॉडकास्ट पे जाओ जल्दी। अरे भाई, जब टाइम आएगा वो भी आएगा, चिंता नहीं करो। हम अभी इतना कोई उतावल ही नहीं बैठे कि हम दौड़ दौड़ के सबके पॉडकास्ट में जाएं, ठीक है। सो डज हैविंग वे प्रोटीन इंक्रीज, हैविंग वे प्रोटीन हार्ट रेट इंक्रीजेज? नो, वे प्रोटीन से हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता है। SBB टेस्ट एक और चीज़ है, नया चीज़। SBB टेस्ट, हार्ट रेट वे प्रोटीन से नहीं इंक्रीज होता है, डोंट वरी। नेट्स न्यूरोपैथी का होम रेमेडी क्या है बताइए? B12 के कमी के वजह से, चोट के वजह से और कई वायरसेस बीमारियों की वजह से न्यूरोपैथी हो सकती है, नसों के दबने की वजह से हो सकती है। जब तक आप उसके कारण को नहीं ढूंढोगे कि आपकी न्यूरोपैथी क्यों हो रही है, आप उसे ठीक नहीं कर सकोगे। इट्स अ सिंपल फैक्ट, है कि नहीं? तो न्यूरोपैथी हो रही है तो उसको देखो। अरे पवन, हाय, कैसे हो? पवन कल्याणी, आई रिमेंबर यू, आई डू रिमेंबर यू। हमारे GMC को लगे क्या हाल है भाई? डॉक्टर साहब बढ़िया, हमारे जूनियर हुआ करते थे। और हेल्दी वे टू गेन वेट, healthy way to gain weight is to eat a good or some kind of meatha after every meal and increase your protein. Healthy way is always muscle mass. Muscle mass अगर आप increase कर पाओगे तो उससे बेटर कुछ नहीं है। बट अगर आपके अंदर यही कम है, कार्ब्स कम है, फैट ही बहुत कम है, तो बिल्कुल करो। तो वही डॉक्टर साहब बढ़िया, आप कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ। एक मिनट पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं रिसेंटली कुछ समय पहले एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। एक फेमस यूट्यूबर है, फिट यूट्यूबर है, मे बी आप समझ गए होंगे मैंने नाम जिस तरीके से लिया। तो वीडियो था कि उसका मेन टॉपिक था गंदा खून। तो उसमें मतलब कहा ये है वीडियो में कि अगर आपको स्किन प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको बॉडी में कहीं खुजली हो रही है, या फिर समझ लीजिए आप कुछ तीखा खाते हो तो बॉडी में हीट फील होती है, दैट मीन्स आपके ब्लड में टॉक्सिफिकेशन है, आपके खून में कुछ तो भी गंदा हो गया, ऐसा वीडियो में बताया गया है। और आपका ब्लड में टॉक्सिफिकेशन हो सकता है अगर आप दूध के साथ कुछ नमकीन खाते हो, जैसे कि हम चाय के साथ नमकीन खाते हैं, जो कि इंडिया में वैसे ही बहुत पॉपुलर है, हर कोई चाय के साथ कुछ ना कुछ नमकीन वगैरह लेता ही है। तो क्या ये जो चीज़ है, और इस वीडियो पे काफ़ी व्यूज़ है,
तो क्या ये चीज़ सही में रियल है या इसमें कुछ फैक्ट है या नहीं है, ऐसा होता है? देखो, इसमें फैक्ट बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि दूध, नमक जो होता है, लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग। अगर हम ये बोलते हैं कि खून गंदा है या खून में कोई गंदगी है, तो हमें पता होना चाहिए नंबर 1 कि वो गंदगी क्या है। नंबर 1, अगर आप कहते हो कि खून में कोई टॉक्सिन है, कोई और चीज आई है, तो कौन सा टॉक्सिन आया। जैसे हम ये जानते हैं कि अगर आप किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर थ्रू योर लंग्स आपके खून में जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। तो हम ये जानते हैं कि उसके थ्रू आपके खून में वो गंदगी गया, वो टॉक्सिन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपके शरीर में उसको निकालने का मैकेनिज्म है। लेकिन अगर एक साथ गया तो जानलेवा भी हो सकता है, और उसका ट्रीटमेंट में आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, फलाना ढिकाना देना। सवाल आता है कि अगर किसी चीज से आपके खून में गंदगी आ रही है तो वो गंदगी क्या है। स्किन के ऊपर अगर कुछ खराब दिख रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि अंदर से ही गंदगी आ रही है। हो सकता है आप ऊपर से देखभाल नहीं कर रहे, हो सकता है आपके ऊपर से गंदगी लग रही है, आप ऊपर से गंदगी लग रही है तब भी हो सकता है, और आप स्किन केयर नहीं करते तब भी हो सकता है। आपका साबुन हो सकता है, आपका नहाने का पानी हो सकता है। तो सिर्फ ये बोल देना कि शरीर में गंदगी है, गलत है। सिर्फ ये बोल देना कि वो गंदगी नमक, दूध में नमक मिला के खाते हो इस वजह से, ये और गलत है। बिकॉज नमक इज सोडियम क्लोराइड, और दूध के अंदर सोडियम भी है, क्लोराइड भी है। तो दूध के अंदर सोडियम भी आता है, क्लोराइड भी होता है। तो जब दूध में सोडियम क्लोराइड है तो आप अलग से दूध में अगर नमक डाल के खाते भी हो तो उससे कोई पॉइजन नहीं बनता, क्योंकि आपका शरीर पूरा का पूरा दूध आपके खून में नहीं ले जाता, वो उसको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही वो करता है। तो वहां पर ये जो सोच आती है, ये उन्होंने किताबों में पढ़ी, ठीक है। ये किताबों में कहाँ पढ़ी? बहुत पुराने जमानों की किताबों में, जब ये नॉलेज नहीं था कि शरीर कैसे काम करता है। तब सब अंदाजा लगाया जाता था कि भाई तुम्हारी स्किन खराब है, शायद तुम कुछ गलत खा रहे हो, शायद खून में कुछ गंदगी गई है। जब ये पता नहीं था क्या गंदगी गई, जब ये पता नहीं था, तब उस जमाने में कुछ नहीं पता है तो उस चीज को, बैक्टीरिया को भी भूत बोला जाता था कि ये भूत होंगे। तब बैक्टीरिया नहीं मालूम था, उसको भूत बोला जाता था। तो दैट डजंट मीन कि वो गलत थे, दैट डजंट मीन कि हम सही हैं या हम गलत है। दैट मीन्स कि वो पुरानी सोच है, पुरानी नॉलेज है कि भाई तब नहीं पता था कि आदमी कैसे बीमार हो गया, लगता है इसको, इसके ऊपर भूत चढ़ गया, इसके ऊपर इन्फेक्शन आ गया। तो आज पता है कि वो इन्फेक्शन है, आज पता है कि वो बैक्टीरिया है, ये वायरस है, उसको ढूंढा जा सकता है, उसको आइसोलेट किया जा सकता है, उसको एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस से ट्रीट किया जा सकता है। वैसे ही ये सोच देना कि भाई तुम्हारी स्किन खराब है, लगता है तुम दूध में नमक डाल के पी रहे, ये तो भाई लिटरली एक बकवास वाली चीज। इस बात का मतलब है ये वही बात है कि बच्चा अगर, वही बात है कि अगर बच्चा पास नहीं होता है तो माँ बाप उसको धोने लग जाते हैं कि सुबह नहीं उठता ना, इस वजह से फेल हुआ। तो मतलब इस बात में कोई फैक्ट नहीं है कि आप चाय के साथ नमकीन खा रहे हो या फिर आपके फेस पे पिंपल वगैरह आ रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि आपके खून में खराब है, खून बनता है। नहीं, नॉट लेट्स नॉट गो टू देयर कि इस बात में कोई फैक्ट नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि चाय की दूध के साथ नमक खाना अच्छा है, हम ये नहीं बोल रहे, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि सारी दुनिया को दूध में नमक डाल के पीना चाहिए या नींबू डाल के निचोड़ के खाना चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये चीज इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आपकी स्किन खराब करे या बीमारी करे। कुछ लोगों को दूध में नमक डाल के पेट खराब हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। भैया तुम दूध फाड़ के पियोगे, कुछ लोगों को तो दूध ही नहीं पचता है ना, कुछ लोगों को अलग से तुम दूध के साथ, उसके बाद तो ऑब्वियसली डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं, और जिसको आते हैं उसको नहीं लेना चाहिए। हाँ, बट दैट इज नॉट द कॉज ऑफ सर्टेन डिजीज। तो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट है, जैसे एक प्रोडक्ट बिकता है काफी, जब ये खून साफ करना और ये सब बातें आती है जैसे साफी, तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है? इज इट यूजफुल, इज इट नीडेड? बचपन में हमने भी पिया साफी, ऐसी बात नहीं है। तो वो देखो उस जमाने की सोच थी, उस जमाने की सोच थी। और एक जमाना था जब ऐसा लगता था कि सुंदर त्वचा के लिए आपको साफी पीनी पड़ेगी,
और वो पिए बगैर आपकी त्वचा साफ नहीं होगी। आज हम जानते हैं कि केवल स्किन के ऊपर मल्टीपल, आपके स्किन में हजारों लेयर्स हैं, मतलब 100-200 लेयर्स में से 4 लेयर निकाल दोगे, चमचमाती हुई त्वचा दिखाई देगी आपको। तो वो लेयर निकालने वाली बात है, वो एक्सफोलिएशन वाली बात है। वो फिजिकल करो, केमिकल करो, आप जाके वहां पर डॉक्टर के पास करो, आप नहीं निकालते हो, इसलिए गट्टे गट्टे इतने मोटे मोटे दिख जाते हैं लोगों को कि यार मेरी स्किन इतनी खराब हो रही है, काले धब्बे। अब यू हैव टू टेक ऑफ अ लेयर, आपको वो लेयर निकालने की जरूरत है। लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपने, और सबसे ज्यादा ये जो गंदगी है ना चेहरे पे, बस हम अपने हाथ को, पैर को, हर चीज को कवर करते हैं। सोच के देखो, सब कवर है, सब कवर है, कब कवर है। और हाथों को कितनी बार धोते हैं हम, मल्टीपल टाइम धोते हैं, रगड़ रगड़ के धोते हैं, बट हम चेहरे को उतने रगड़ के नहीं धोते, उतनी बार नहीं धोते, बिकॉज तो द पॉइंट इज ज्यादा धोए, ज्यादा साबुन से धोए तब भी साइड इफेक्ट है। तो हर चेहरे का अपना हिसाब होता है, तो साफी से कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, साफी में कुछ बेनिफिशियल चीजें होंगी, कुछ नीम, अदरक, करेला, पता नहीं क्या क्या मिला के उसमें डाला है। आई डोंट नो, आई हैवंट डन अ स्टडी ऑफ साफी, बट आई टेलिंग यू उससे खून साफ नहीं होता। हाँ ठीक, खून में कुछ हो सकता है बेनिफिशियल इफेक्ट दिखे बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर, बिकॉज यू आर पुटिंग समथिंग विच माइट बी बेनिफिशियल, उस पर स्टडी होनी चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि एवरीबडी हु वांट्स अ क्लियर स्किन शुड टेक साफी, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, जो कि काफी समय से लंबा डिबेट चलता आ रहा है, शुगर और जैगरी का। शुगर वर्सेस जैगरी, लोगों को बहुत कॉमन इसका मिसकंसेप्शन है। जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप जैगरी खा रहे हो तो इट्स हेल्दी, अगर आप शुगर खा रहे हो तो इट्स अनहेल्दी। अगर आप जैगरी खा रहे हो तो आपको डायबिटीज वगैरह होने के चांसेस कम होंगे, अगर आप शुगर खा रहे हो तो आपको ज्यादा हो जाएंगे। और कुछ ऐसा भी है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप जैगरी वाले चीजें खा सकते हो, जैगरी यूज कर सकते हो मिठास वगैरह के लिए, बट शुगर नहीं कर सकते। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? शुगर और जैगरी में बहुत कम फर्क है, 99% दोनों सेम है। दोनों के अंदर तोड़ने के बाद जितना 100 ग्राम शुगर, 100 ग्राम एक ही मात्रा में आपको ग्लूकोज यानी तोड़ के ग्लूकोज मिलेगा। अल्टीमेटली जैगरी के अंदर फायदा यह है कि उसके अंदर थोड़ा मिनरल्स है, थोड़े आयरन है, तो आपकी बॉडी के कुछ न्यूट्रिएंट सप्लाई वहां से मिल जाएंगे। तो अगर ऐसे कंपेयर करते हैं तो एक नॉर्मल आदमी शक्कर की जगह जैगरी लेता है तो ये ठीक है, बेटर है। लेकिन ये डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए टोटल मात्रा में उनके पूरे दिन की कैलोरीज कितनी शुगर से आ रही है वो मैटर करती है, कार्बोहाइड्रेट से आ रही है मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज वाला 1 चम्मच शक्कर नहीं खा सकता या वो एक छोटा जैगरी गुड़ की डली नहीं खा सकता। वो डिपेंड करता है उसने बाकी टाइम पे क्या खाया। अगर सुबह दलिया, खिचड़ी, पोहा, उपमा, ये सब कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड खा रहे हैं, दोपहर में राइस या रोटी खा रहे हैं सब्जी के साथ और थोड़ी सी दाल खा रहे हैं, तो आपका पूरी डाइट कार्बोहाइड्रेट बेस्ड हो। तो इतना कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद आप उसके ऊपर चाहे जैगरी लो, चाहे शहद लो, चाहे गुड़ लो, चाहे जो भी उससे बनी हुई कोई चीज लो, वो ऐड ही करेगी। अगर आप बहुत ही कम कार्ब खाते हो, कोई नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है, वो चिकन खा रहा है, सिर्फ लेग पीस खा रहा है, अंडे सिर्फ ऑमलेट खा रहा है, तो उसके साथ उसको जैगरी एंजॉय करना है, खाए, उसके ऊपर उसको हनी डालना है, खाए। सो बैलेंस मैटर करता है, चाहे वो डायबिटीज पेशेंट तब भी चले। ठीक है, हमारे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी शुगर है, कंट्रोल में है, पर मैं रोज एक जलेबी खाता और आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं बोला मैं नहीं रोक सकता, मैं क्यों रोकूंगा है ना, मैं तो आपको सिर्फ उसके फायदे नुकसान बताऊंगा, मैं क्यों रोकूंगा आपको। तो मैं तो सिर्फ फायदे नुकसान बताऊं, बाकी मिर्चा प्रोडक्ट है। जैसे मैंने अभी गया हुआ था, मैंने देखा वहां पे पड़ा हुआ था, जैसे उस पर लिखा हुआ था हॉर्लिक्स डायबिटिक प्लस। तो उस पर ये लिखा हुआ था कि ये आपको ब्लड शुगर मैनेज करने में हेल्प करेगा, या आपको वेट मैनेजमेंट हेल्प करने में हेल्प करेगा। तो ये तो एक बताया मैंने, इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे मिलते हैं। तो क्या ये 2 प्रोडक्ट सही में यूजफुल होते हैं? क्या वो कुछ बहुत बड़ा बदलाव कर देंगे लाइफ में, जो पर्सन वो डिजीज के थ्रू जा रहा है? ऐसे तो फिर देखो पॉइंट क्या आता है कि ये एक गलत एडवर्टाइजमेंट है, रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट का फंडा है बेसिकली। क्योंकि ये एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि हाँ, अजम्पशन क्या है कि आप जो है कोई हाई शुगर कंटेंट लेता है तो उस इंसान को, बिकॉज वो 2-4 रोटी खाता है, तो वो इंस्टेड ऑफ गेहूं की रोटी वो हाई मिलेट्स की रोटी ले ले, है ना। वो एक काम करे, गेहूं की जगह मोटे अनाज की रोटी ले ले, तो वो मोटे अनाज को बेचने के लिए वो मोटे अनाज पे लिख देंगे डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट।
ये डायबिटीज का ट्रीटमेंट हर मोटे अनाज पे लिख के बेच देंगे कि ज्वार, बाजरा, रागी, सारे मिलेट्स जो है डायबिटीज का ट्रीटमेंट है। पर क्या ये सच है? नहीं। वरना ऐसे में तो अंडे पे लिख के भेज दो ये डायबिटीज का ट्रीटमेंट है, चिकन पे लिख दो डायबिटीज का ट्रीटमेंट है ना? ऐसे तो इसमें भी शुगर कम होगी, है ना? चिकन पे लिख दो, तेल पे लिख दो, आप तेल पीने से भी शुगर नहीं होती है। ये गलत है, ये सोच गलत है कि ये लिखना गलत। वेजिटेरियन ऑप्शंस पे ये लिख देते हैं 0 कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल आता ही एनिमल फूड से है, तो वेजिटेरियंस में आप कैसे लिख दोगे 0? क्यों देते हैं? ये गलेबल लोगों को अटैक करने के। और यही काम है गवर्नमेंट का कि वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट को बंद करे, रोके। आज की डेट में इवन डॉक्टर जो कई सारे प्रोटीन सप्लाई देते हैं पेशेंट्स को, उन्हें नहीं पता होता वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, लेकिन उसमें लिखा होता है फॉर किडनी पेशेंट, फॉर प्रेग्नेंट पेशेंट्स, वो और मार्केट किए जाते हैं डॉक्टर्स को कि सर ये दो। मैं हॉस्पिटल में भी देखता हूँ कि ये प्रोटीन खिलाया जा रहा है इस पेशेंट को, जिसमें ये वे प्रोटीन ही है थोड़ा सा, फिर थोड़ा सोया प्रोटीन है, बाकी सारे प्रिजर्वेटिव और ये है, फिर मुझे लगता है इससे अच्छा तो वे प्रोटीन खिला देते। तो बट द पॉइंट इज दैट नॉलेज एवरीबॉडी डजंट हैव, समझ? और उस पर रेगुलरिटीज नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। हाँ, ये रेगुलरिटीज नहीं है और ये काम हम और आप कर ही नहीं सकते, ये गवर्नमेंट का काम, और ये एक इंसान की इंडिविजुअल हेल्थ लिटरेसी का काम है। वहां बैठ के हम उसको थोड़ी पढ़ाते बैठेंगे, अरे यार ये वही चीज है, वो है, उसको भरोसा नहीं हो। ऐसे ही एक और चीज है, तो इससे रिलेटेड ही, जैसे पहले तो इन्फ्लुएंसर्स ने फेमस किया कि आप मील खा रहे हो तो आपका इंसुलिन चेक करो हर तरफ, फिर वो एक इंसुलिन चेकअप करने वाला आइटम वो प्रोडक्ट होता है, तो उससे आप हाँ यस तो आप उससे चेक करते हो। तो क्या वो नेसेसरी है या हर किसी के लिए वो एक हेल्दी प्रैक्टिस है कि आप हर मील के बाद आपका इंसुलिन चेक कर रहे हो, सो दैट यू? कुछ भी नहीं, बकवास चीज, मतलब ऐसा गलत है। हर मील के बाद आपका, देखिए हर मील के बाद इट विल डिपेंड अपॉन कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी जल्दी काम कर रही है, ठीक है? आपने चबाया कि नहीं अच्छी से, ठीक है? अगर दो आदमी को मैं सेम फूड दूंगा और दोनों की पूरी बॉडी सेम हो, क्लोन हो एक दूसरे के, तब भी हो सकता है कि एक में जल्दी एब्जॉर्ब हो, एक में स्लो एब्जॉर्ब हो, एक को ब्लोटिंग हो जाए, एक को ना हो, बिकॉज एक बंदे ने अच्छे से चबाया, एक ने चबाया नहीं, एक ने चबाने के बाद 2 गिलास पानी पी लिया, एक ने पानी नहीं पिया, सो मेक्स अ डिफरेंस। सो ये जानना कि शुगर, पोस्ट मील शुगर, खाना खाने के बाद आपकी स्पाइक कितनी हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी स्पाइक होने के बाद कितने देर तक स्पाइक रही, उससे भी कोई लेना देना नहीं। व्हाट मैटर्स इज वेदर यू आर दैट देयर इज अ बैलेंस। आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी में आपको कितनी एनर्जी लग रही है, आपने पूरे दिन की कैलोरीज में कितने कार्ब खाए हैं, उसका एंड बैलेंस क्या निकला है, रेशियो क्या निकला है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको शुगर होगी कि नहीं होगी। उसको मैनेज करने के लिए इन एडिशन टू दिस यू एड मेडिसिन, कि आपने इंसुलिन लिया, आपने गोली ली, आपने फलाना डमकाना लिया, वो और इसके ऊपर अपना इफेक्ट डालती है कंटिन्यूअसली। तो ये तीनों का बैलेंस देखा जाता है। तो उसके साथ में क्या लेना देना है कि भाई मैंने एक चीज खाई और उससे मेरा शुगर स्पाइक नहीं हुआ, तो वही चीज मेरा शुगर कंट्रोल करेगी? नो, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपना है लीवर डिटॉक्स पे। ये भी काफी फेमस है इंडिया में, बहुत लोग इस पे वीडियोस भी बनाते हैं। तो जैसे मैंने देखा तो उसमें था कि अगर आपके लीवर में गंदगी हो रही है तो उसके साइन होते हैं, जैसे फेस पे काले धब्बे हो रहे हैं, या बाल सफेद हो रहे हैं, तो या फिर पेट की चर्बी कम करने की कोशिश कर रहे हो पर कम नहीं हो रही है। तो ये सारे साइन है कि आपके लीवर में कुछ खराबी है एंड यू नीड टू डिटॉक्सिफाई योर लीवर। तो इस बात में कितना सच है और आपका क्या इस पर? ऐसा कोई साइन नहीं है। लिवर के अंदर खराबी आती है तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कई सारे लोग डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है तो उसे लिवर की कमजोरी मान लेते हैं कि सर मेरा ना लिवर कमजोर है, क्यों, मेरे को खाना नहीं पचता। हो सकता है आपके सिंपल एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम, लिवर परफेक्टली नॉर्मल तरीके से मेरे को क्यों तंग कर रहे हो, राइट? हो सकता है आपके अंदर एसिड रिफ्लक्स के छोड़ो, आपके अंदर एसिड ज्यादा है या एसिड कम है, या आपका स्टमक में हाइटिस हर्निया है, कोई और बीमारी है। वो सारी दुनिया भर की पेट एक तरीके से शहर है, एक पूरा शहर है, वहां पे इतनी सारी चीजें हैं कि कुछ भी खराब हो सकता है। ये वो बोलने के बराबर है कि लिवर खराब है कि बाकी सब छोड़ के कि भाई बिकॉज वहां उस शहर में कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो उन्हें यही खराब है। जैसे हम कहते हैं ना कि दिल्ली के अंदर कुछ भी हो रहा है तो केजरीवाल खराब है, या इंडिया में कुछ भी हो रहा है तो मोदी खराब है, ऐसे बोलने वाली बात।
तो ये गलत एस्पेक्ट, ये सोच ही गलत है। भाई हमारी गलती उनकी गलती, वो एंड रिजल्ट पर तो जाओ है कि नहीं, उसने कुछ कर दिया तो ये इसके वजह से, ऐसे थोड़ी होता है। दैट इज रॉन्ग। लिवर के अंदर अलग से कोई टॉक्सिन जमा नहीं होते। लिवर अपने आप में आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है एवरी डे थ्रू हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस आपके अंदर टॉक्सिन जा रहे हैं एवरी डे। आप खाना खाते हो, उससे आपके अंदर टॉक्सिन जाते हैं, नॉर्मली बने हुए टॉक्सिन जाते हैं, करेक्ट माँ। इतने लिटरली जो ईच एंड एवरीथिंग आप पकाते हैं, चबाते हैं, उसके अंदर भी बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो कि नॉर्मल मात्रा में एक्सेप्टेबल हैं और बहुत हैवी मात्रा में टॉक्सिन बच जाते हैं। सो लिवर रोजाना बनाया ही इसीलिए है कि आपके घर में रोज की सफाई हो। जैसे रोज आपके घर में झाड़ू पोछा होता है, वो लिवर आपके बॉडी के अंदर आने वाली चीजों में से सफाई करता है, वो उसका काम। आप बहुत अत करते हो, दारू पीते हो, बहुत ज्यादा बाहर से घी बटर लगा हुआ और ऐसी जगह से खाते हैं जहाँ नकली चीजें हैं, तो लिवर पे लोड बढ़ता है। और लिवर पे लोड बढ़ता है तो आप बाहर से लिवर को सपोर्ट देने की कोशिश करो कि चलो लिवर को सपोर्ट देंगे, चलो लिवर को सपोर्ट देंगे। ठीक है, कुछ लोगों में ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जब लिवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, लिवर इन्फ्लामेशन के साइंस हैं, लिवर पे अगर सूजन है और लिवर इन्फ्लामेशन के साइन दिख रहे हैं, एसजीओटी-पीटी बढ़ा हुआ है, तब फायदा है। बट दैट डजंट मीन कि हर इंसान को लिवर डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। लिवर में कोई टॉक्सिन नहीं, इससे लिवर नीड रेस्ट दे दो। इससे रिलेटेड भी एक प्रोडक्ट आता है, काफी फेमस प्रोडक्ट है, बहुत सारे डाइटिशियन भी उसे रेकमेंड करते हैं, विच इज हिमालय लिव 52। अगर आपको पता हो तो हाँ, वो यूजफुल है। यस, हिमालयन का या ऐसे कह लो लिवर 52 होता है, इसके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लिवर सपोर्ट के लिए हैं। और यस, दे आर यूजफुल बट इन स्पेसिफिक कंडीशंस। अगर कोई इंसान, जैसे मैंने बताया, उसके लिवर पे एक्चुअली में कुछ ओवर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है, ठीक है, और ऐसे सिचुएशंस में हम ऐसी चीजें ले सकते हैं। बहरहाल लिवर 52 के ऊपर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। देयर वाज अ टाइम जहां पर हर चीज ओरिजिनल मिलती थी, आप नकली हर चीज के आ गए, ये भी ध्यान में रखें। सो लिवर 52 या मिल्क थिसल या लिवराइट, लिवरिल, कार्डियो सपोर्ट, लिवर सपोर्ट, ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो जिनके अंदर बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो देखे गए हैं कि लिवर के ऊपर बेनिफिशियल इफेक्ट्स है। जैसे अगर हम देखें तो ब्लैक कॉफी का लिवर के लिए बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बाद में जाके मैं एक कंपनी बनाऊं और मैं खोल दूं ये ब्लैक कॉफी की कैप्सूल है, ये लिवर के लिए बहुत बढ़िया, खाओ, तो उसको लिवर सपोर्ट मार लिया जाए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वो एक सप्लीमेंट बन गया। वैसे ही इंसानों ने दुनिया भर की चीजें देख के कि ये लिवर सपोर्ट है, खा लो, बट दैट डजंट मीन कि एवरीबॉडी नीड सपोर्ट। जैसे आप अच्छे से चलते हो तो यू डोंट नीड सपोर्ट टू वॉक। मैं बोलूं भाई अच्छे से दौड़ लेते हो, एक काम करो, लाठी लेके चल, एक्स्ट्रा सपोर्ट ले लो, क्या प्रॉब्लम है, लाठी लेके चल लो। बोले कि मैं गाय के लिए चलूंगा, तो सेम वे लिवर की बात, कोई मतलब नहीं है तो मैं क्यों लाठी ले लूं भाई, मैं क्यों सपोर्ट लूं। सो अनलेस योर लिवर इज अंडर स्पेसिफिक स्ट्रेस, हम मानते हैं कि लिवर पे स्ट्रेस है और लिवर को या स्ट्रेसफुल चीजें आप दे रहे हो, कोई ऐसी दवा देनी पड़ रही है जो लिवर टॉक्सिक है, ठीक है, किसी और बीमारी के लिए, है ना, कोई स्टेरॉइड ले रहा है, कोई बॉडी बिल्डर है जो स्टेरॉइड ले रहा है, उसको वो ले रहा है मसल बिल्डिंग के लिए, बट वी नो कि वो लिवर टॉक्सिक है, तो लिवर सपोर्ट उस समय लेना जरूरी बन जाता है। तो उसका रोल है, हर एक के लिए रोल नहीं है। जैसे किसी भी क्रिकेटर को भी फ्रैक्चर होता है तो वो सपोर्ट लेके चलता है, तो उसका रोल है, दैट डजंट मीन कि वो जिंदगी भर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिटॉक्स को लेके ही है, मैंने सोचा इसे जरूर ऐड करूं बिकॉज इसका मैंने वीडियो देखा एंड देयर वर 35 मिलियन व्यूज इस वीडियो पे, और बहुत लोग उसकी कमेंट्स में तारीफ कर रहे थे, जो देख के मैं भी थोड़ा शॉक। एंड वीडियो इज अबाउट बॉडी डिटॉक्स। कुछ सात्विक करके है, वो लोग इस चीज को बहुत पुश करते हैं। तो वीडियो के हिसाब से थ्योरी ये है कि जब भी आप फूड खाते हो तो हर फूड का डाइजेशन टाइमिंग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स का टाइमिंग होता है 3 आवर्स डाइजेशन का, वेजिटेबल्स का टाइमिंग होता है 6 आवर्स, और हम जो दाल रोटी चावल खाते हैं उसको लगते हैं लगभग 18 घंटे, वीडियो के अकॉर्डिंग टू द वीडियो। और क्या करते हैं, जो जब हम लोग दिन में 4 से 5 बार खाना खाते हैं, 3 से 4 बार खाना खाते हैं, तो उसमें होता ये है कि आपका पहले वाला फूड डाइजेस्ट हुआ नहीं और आपने खाना खा लिया, तो वो जाके आपकी पेट में पहले वाले खाने में जाके मिल जाता है, और डाइजेशन ना होने की वजह से वो खाना पेट में सड़ने लग जाता है, और फंगस, वायरस, ये सारे
चीज़ें, प्रॉब्लम्स, इश्यूज करने लग जाता है, कीड़े भी पैदा करने लग जाता है। और जैसे अगर आपने 1 साल पहले बर्गर खाया था तो वो अभी तक आपके पेट में सड़ रहा होगा, और उस वजह से आपको ये सारी बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, फिर अस्थमा हो गया, थायराइड हो गया, और जितनी ये सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो गई, ओवरीसिस, पीसीओएस, पीसीओडी हो गया, स्टोन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसका इलाज उसमें ये बताया गया है कि आपको 16 आवर्स का फास्टिंग करना चाहिए, सो दैट योर बॉडी कैन डिटॉक्सिफाई, और जो भी खाना है उसको पचाने के लिए उसे समय मिल जाएगा, और फिर आप बाकी के जो 8 आवर्स बचते हैं उसमें आपका खाना खा सकते हैं। तो ये इस टॉपिक पे, क्योंकि 35 मिलियन लॉट, तो इस पे आपका ओपिनियन बताइए एज अ डॉक्टर। कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई 16 आवर फास्ट करता है तो। सिर्फ 2-4 रिस्क होगा। नंबर 1, आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने का रिस्क है, हो सकता है आगे चल के आपके गॉल ब्लैडर निकालने पड़ जाए, ये ध्यान में रखिएगा। नंबर 2, आपकी अगर प्रोटीन इंटेक कम है तो आपकी मसल लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगी, हो सकता है आगे चल के आप वीक हो जाओ, कैकेक्सिक हो जाओ, और आपको मोटापा आवर्स खा रहे हो वो फिर से। हाँ, 16 आवर फास्ट करते हो तो ड्यूरिंग दैट 16 आवर्स योर बॉडी विल नॉट स्टॉप मसल बिल्डिंग, विल नॉट स्टॉप मसल रीस्ट्रक्चरिंग। उस 16 आवर्स में आप चल भी रहे हो, आपका हाथ काम भी कर रहा है। उस 16 आवर्स में आपके अंदर, अगर 16 आवर्स से पहले आपने अच्छा हाई प्रोटीन मील नहीं लिया था तो अभी तो आपके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड है ना। वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे चलेगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड चाहिए कहाँ से लाएगी बॉडी? वो आपकी जो मसल आप यूज नहीं कर रहे, जो ऑर्गन्स आप यूज नहीं कर रहे, उसको तोड़ेगी। आपके इंटेस्टाइन्स को भी पतला कर सकती है, लिवर को भी छोटा कर सकती है। कोई आदमी जब कैंसर से मरता है ना तो कैकेक्सिक होता है, पतला होते जाता है, इसलिए इतना पतला हो जाता है, ऑर्गन्स ही श्रिंक हो जाते हैं। तो जहां पर फास्टिंग के बेनिफिट है वहां नुकसान भी है, दोनों बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस करना जरूरी है, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। समझना जरूरी है फास्टिंग का क्या बैलेंस सबसे बड़ा बेनिफिट है। कैलोरी डेफिसिट में जल्दी चले जाओगे, कैलोरी डेफिसिट में जाओगे तो बॉडी अपना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ सामान इस्तेमाल करेगी, नो डाउट। पर जो चीज पहले से कम है, प्रोटीन कम है, आयरन कम है, विटामिन डी कम है, वो और कम नहीं होगी क्या? वो और कम होगी। जो ज्यादा है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जो ज्यादा है वो क्या है? फैट। वो तो कम होगी, कोई दो राय नहीं है, पर जो पहले से कम है वो और कम होगी। तो इंसान को फास्टिंग करने से पहले चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर पहले से क्या कम है, उसको ठीक करो, फिर करो फास्टिंग। और फास्टिंग करने से जो बेचारा गॉल ब्लैडर हर रोज काम कर रहा है कि भाई फैट आ रहा है पचाना है, फैट आ रहा है पचाना है, फैट आ रहा है पचाना है, वो पीछे से बुला रहा है लिवर से एंजाइम्स, बाइल बनाओ बाइल बनाओ, अब आ ही नहीं रहा। 16 घंटे हो गए, कोई नहीं आया, कुछ खा ही नहीं रहा है आदमी, तो पड़ा पड़ा बाइल गाढ़ा होगा ना वहां पे। और 16 घंटे वाटर फास्ट भी करते, पानी भी नहीं पीते, मुंह के सलाइवा तक गाढ़ा हो जाता है, तो गॉल ब्लैडर में बाइल नहीं गाढ़ा होगा। जो गाढ़ा होगा वहां पे पड़ा पड़ा एक्स्ट्रा होगा, तो फिर स्टोन नहीं बनेगा। तो उस वीडियो के हिसाब से, वीडियो में ये बताया गया था कि आपकी इंटेस्टाइन को, आपकी लीवर को थोड़ा आराम करने का समय चाहिए होता है, क्योंकि वो दिन भर खाना खा रहे काम कर। आराम दो ना, आराम दो। उसके लिए समझो, अगर आपके पैर को आराम चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक हफ्ता गाड़ी से नहीं उतरोगे या व्हील चेयर में बैठे रहोगे, समझे? आराम दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक्सरसाइज भी दो। आपकी बॉडी को एक्सरसाइज भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए, हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। और एक ही चीज का सिर्फ एक पहलू नहीं देखना चाहिए। और वो जो उनका कॉन्सेप्ट है कि इंटेस्टाइन में कुछ रुक जाता है, कुछ सड़ जाता है, वो बकवास है। अगर आप कोई कॉइन भी खा लोगे तो वो भी निकल आएगा, अनलेस एंड अनटिल आपके कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो या कोई ऐसी जगह हो जहां खाना फंस के रह जाता है। अगर प्रॉपर आपका इंटेस्टाइन सारे प्रॉपर वे में सही से चल रहे हैं तो कॉइन भी खा लोगे तो नीचे निकल आएगा 24 से 48 घंटे में। और 24 से 48 घंटे का वो पूरा पाथवे होता है। एक स्मॉल इंटेस्टाइन और सीधा सीधा लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे ज्यादा टाइम आपका फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में बिताता है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है अगेन आज से 200-500 साल पुरानी बुक से पढ़ा हुआ है। तो तब जो नॉलेज था उसके बेसिस पे आज अगर आप ऐसा सोचेंगे
तो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आज एक्स्ट्रा साइंटिफिक नॉलेज है जिससे बता सकते, जैसे आज मैं बोलूं मैं तो चिट्ठी लिखूं और मैं तो डाक से ही भेजूं क्योंकि वो ही सही तरीका है, और ईमेल करना और व्हाट्सएप करना जो है वो पुराने जमाने में नहीं था, तो मैं नहीं करूँ, तो वो गलत है, बेवकूफी है कि नहीं, कि मैं बैठा हूँ कि पुराने जमाने में चिट्ठी होती तो मैं चिट्ठी ही लिखूंगा। तो ये वो वाला एस्पेक्ट है कि मैं नए जमाने की चीज सीखना ही नहीं चाहता, वो गलती है। क्यों? क्योंकि उससे कैंसर हो जाएगा मेरे को और रेडिएशन से, तो ये बकवास बात है। वही कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को सपा ले। उसी से रिलेटेड एक और है जो काफी लोगों ने, खास करके जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, अब आयुर्वेद की बहुत बातें सही है, लेकिन कुछ लोग आई थिंक उस चीज को गलत तरीके से उठा के और सामने पेश कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी पीने पे बात है, ये तो कहते हैं कि खाना खाते हुए या खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए, वरना जो जठर वायु होती है, यानी कि जो अपने डाइजेस्टिव अग्नि जठर, वो आपके पेट में जब आप पानी पीते हो तो वो बुझ जाती है और खाना फिर सड़ने लग जाता है, जिस वजह से गैस्ट्रिक इशू, ब्लोटिंग और ये सारे इशू होने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, उसके बाद ऐसे माचिस जलाकर वो भी खा ले रहा। मतलब अगर क्या बात इसलिए खाना खाते खाते मस गया गले में, तो पानी नहीं पिएगा इस तरह से, भले ही चौक करके हो जाए लेकिन पानी नहीं पीना। देखो जो ये बातें हैं ये वही पुरानी जमाने की है। अब ये कॉन्सेप्चुअली, बिकॉज हमारे स्टमक में एसिड होता है, अगर आप खाने के साथ बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो एसिड उस समय कुछ मिनटों के लिए थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन आपके स्टमक में सबसे अच्छी बात यह इंस्टेंटली वो एसिडिटी रेगुलेटर है। जैसे आपका एसी है, जैसे ही आपने दरवाजा खोला, बाहर की हवा आ गई, टेम्परेचर कम हो गया, वो सीधा सेंस कर लेता भैया जो सेट टेम्परेचर था कम हो गया, अब वो उसका कंप्रेसर वापस शुरू हो जाता है। वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स है, वो तुरंत आपके, अगर जैसे आपने पानी पिया वो और एसिड बनाने लग जाते हैं, तो वो और एसिड बनाने लग जाते हैं। तो ये कुछ ही मिनटों की बात होती है। और सबसे बड़ा फैक्टर खाना पचेगा कि नहीं उसका है कि भाई निगल रहे हो कि चबा रहे हो। दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर। खाना ढंग से पचना है कि नहीं, उसके लिए चबाना जरूरी, चबा चबा के अच्छे से खाना जरूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और खाने के साथ एक साथ ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होगा, जल्दी जल्दी नीचे चला जाए, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फास्ट हो जाएगी। तो एक साथ ज्यादा नहीं पीना चाहिए। कॉन्सेप्ट सही है, पर रीजन दिया गया वो पुराने जमाने का है। इसी पे जब पानी की बात चल रही है तो इसी पे मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि पानी पीने का सही तरीका क्या होता है। जैसे अगर या तो एक है कि बैठ कर नकनक पी ले, नाक से नहीं पीना है, देखो तो नाक से नहीं पीना है, कान से नहीं पीना है, और बाकी शरीर के किसी और क्षेत्र से नहीं पीना है। सिर्फ ये एक रूल है, ठीक है? ओके, बस और कोई रूल नहीं। मतलब लेट के पीओ, बैठ के पीओ, खड़े होके पीओ, कोई नहीं नहीं, लेट के भी नहीं पीना है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। और लेट के उल्टा लटक के नहीं पीना, ठीक है? उल्टा लटक के या लेट के वो भी ठीक है। और इसमें पानी स्लो पीना चाहिए, धीरे, या फिर पानी जल्दी जल्दी पिया तो भी चलता है, उसमें कुछ है डिफरेंस? मर्जी आपकी, जैसा पसंद हो आपको, ठीक है? जैसा आपको पसंद हो। बहुत जल्दी जल्दी पानी पीने के कोई नुकसान नहीं है, पर शर्त है कि क्वांटिटी लिमिटेड हो। जल्दी जल्दी पानी पीना, 1 गिलास गटक से पी जाने में कुछ नहीं होगा, चाहे वो पानी हो, दूध हो, चाहे कुछ भी हो। पर आप 4 गिलास, 8 गिलास, 10 गिलास ऐसे पियोगे तो स्टमक एकदम से फैलेगा और एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उल्टी आ जाएगी। सो मैकेनिज्म बस। वही मैंने वीडियो देखा था तो उसने सजेस्ट किया था, वही जो 35 मिलियन वाला बताया, उसने सजेस्ट किया कि आप पानी लोगे, जैसे सीख लिया पानी का, ऐसे फिर मैंने सोचा फिर मैं पानी पीना ही बंद कर दूंगा। उनका क्या है, देखो या एकदम से उनको समझ में आया कि खाने को चबाया जाता है, तब मुंह के अंदर सलाइवर अमाइलेज सलाइवा मिलता है, उससे तो थोड़ा डाइजेशन वहां शुरू होता है, इसलिए खाने को धीरे धीरे खाना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा धीरे चाहिए। एक गुड पियो। एक ऐसे भी भाई साहब है जो कहते हैं कि इतनी सी टुकड़ी होनी चाहिए रोटी की,
इससे ज्यादा नहीं खाना है आपको, इतनी सी है, और उसके लिए इतनी जितनी छोटी टुकड़ी होनी चाहिए। कम से कम आपको ऐसे खाओगे तो 3 घंटे सुबह के 3 ऊपर खाने के लिए लगेगा। बंदा मत करना, और खाना भी फिर मैं इतना पानी भी इस तरीके से, मतलब दिन भर आदमी वही करता रहे फिर क्या करेगा आदमी। और इसी पे एक और चीज है पानी पे, कि जैसे पानी बहुत ठंडा नहीं पीना चाहिए, गर्म बहुत नहीं पीना चाहिए, या आइस डालकर नहीं पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। सो उस पे आपका क्या कहना है? डिपेंड करता है। कुछ लोगों को एलर्जी जल्दी होती है, ठीक है, और कुछ लोगों को गले के अंदर कंजेशन जल्दी होता है। ऐसे पीपल अगर ठंडा दूध या ठंडी चीजें खा लेंगे, चाहे ठंडा पानी पी लेंगे, तो ठंडी चीजों के वजह से उनको कंजेशन जल्दी हो सकता है। सो उसके केस में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ये इंडिविजुअल वेरिएशन, ये जनहित में जारी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई इंसान बहुत गर्म एरिया में रहता है, रेगिस्तानी एरिया में, गर्म एरिया में रहता है, तो उसको नहीं बोल सकते कि भाई ठंडा पानी मत पी। और कोई इंसान बर्फीली जगह पे रहता है, उसको नहीं बोल सकते कि गर्म पानी मत पी। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल एरिया में रहने वाले इंसान के लिए रूल बना दिया गया है कि उसे ठंडा पिया करो, गर्म पिया करो। बल्कि टेक्निकली वो ठंडा गर्म सिर्फ मुंह को दिखना है, सिर्फ मुंह को टेस्ट आ रहा है। जो भी टेस्ट आ रहा है मुंह को आ रहा है, एक बार गले के नीचे गया, ना टेस्ट कुछ है, ना तीखा कुछ है, ना मिर्च कुछ है, वो सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कुछ नहीं है। मसाला वो सब जाके नीचे गैस को इरिटेट कर सकता है, मगर टेस्ट कुछ नहीं आएगा उसका। और ठंडा गर्म तो एसिड में मिलके, स्टमक के एसिड में मिलके आपका एसिड एक्स्ट्रा बना देगा, आपका एसिड वो गैस्ट्रिक सेल्स और एक्स्ट्रा बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सो इट्स नॉट अ बिग थिंग, बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। पर कोई ये मान के चलता है, जैसे सिंगर होते हैं, वो होते हैं कि भाई मैं ठंडा पानी नहीं पी सकता, गला बैठ जाएगा। दैट्स ट्रू, बिकॉज उनका काम है ऐसा, ठीक है। तो उनके लिए वो एक लाइफस्टाइल चीज है, वो एडेप्टेशन है। आपको अगर गर्म पानी सूट करता है आप पियो, ठंडा नहीं सूट करता मत पियो, पर उससे आपकी जिंदगी, आपका कोई बीमारी का कोई मेजर लेना देना। और इस पे भी लोगों को डाउट और बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है कि कितना पानी पीना चाहिए, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 8 लीटर, कितना पानी एक पर्सन को, या ये भी डिपेंड करता है कि भाई आपको जैसे प्यास लग रही है वैसे पानी पियो। दो तरीके हैं इसके। पूरे दिन के अपने जो पसीना है उसको इकट्ठा करो, पूरे दिन के अपने मूत्र को इकट्ठा करो, और उसके बाद एक्स्ट्रा उसमें 1 लीटर ऐड करो, और उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना पानी पीना है, ठीक है। अगर तुम्हें ज्यादा बहुत शौक है ऐसा गिनने का, वरना आप शांतिपूर्वक 2.5 से 3 लीटर पी सकते हैं। 2 लीटर पीते हो तो चल जाएगा, और 4 लीटर पीना है चलेगा। 10 लीटर मत पीना, और 1 लीटर 1.5 लीटर पीते हो तो बहुत कम है, ठीक है। और अगर आपका पेशाब हर बार आपका पेशाब पीला आता है, तो इट्स एन इंडिकेशन कि पानी आपके अंदर कम है, ठीक है। आपका पेशाब एक सुबह का पहला पेशाब पीला आने का, बाकी सब व्हाइट आए या हल्का पीला आए, तो यू आर गुड। लाइट चले आ जाएगी। बोलो आप सवाल। ठीक है, चलो पानी वाला तो क्लियर हो गया। आई थिंक सेकंड वाला ऑप्शन बेस्ट रहेगा उसमें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वो है सेल्फ बॉडी चेकअप से रिलेटेड। तो इस पे बहुत वीडियो है, आई थिंक मिलियंस में व्यूज है। बहुत सारे लोगों ने धड़ाधड़ वीडियो बनाए हैं कि सेल्फ बॉडी चेकअप कैसे करते हैं। सेल्फ बॉडी चेकअप तो जैसे कि आप देख के पता लगा सकते हो कि आपके अंदर कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है, वो सब। तो आप पहले इस पे बता दो कि आपको इसके बारे में क्या कहना है, कि ऐसा हो सकता है? आप कुछ चेक करके देख के बता सकते हो बॉडी में, ऐसे कुछ साइंस देख के कि हाँ मेरे अंदर ये कुछ क्लियर कट साइंस होते हैं, कुछ बहुत ही कम क्लियर कट साइंस होते हैं जो इंडिकेशंस देते हैं। इंडिकेशंस देते हैं का मतलब यह है कि हमारे बॉडी के जो हम देख पा रहे हैं टेक्निकली चीजें जो हम देख पा रहे हैं, ज्यादातर स्किन है, नेल्स हैं, आंखें के अंदर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, जबान है, टंग है, यही देख पा रहे हैं, और बाल देख पा रहे हैं। टेक्निकली ज्यादातर तो डेड चीजें हैं, डेड टिश्यू है, ठीक है, ये डेड टिश्यू है, सारा स्किन भी डेड होता है। तो डेड टिश्यू देख पा रहे हैं, उसमें
हम जो देख पाते हैं कि उसके नीचे जो ब्लड सप्लाई है वहां भी न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। जब वहां पर जो बेसिक आयरन की कमी है तो आप थोड़े व्हाइटिश दिखने लगोगे, उसके अंदर आपको पैलर दिखने लगेगा, आपके हाथ व्हाइट, आपके ये जबान व्हाइट। तो वो पैलर इसको कहते हैं, ये एनीमिया के वजह से होता है, सबसे क्लियर साइन। उसके बाद कई लोगों को अगर गाल मोटे हैं, गला डबल है, तो हो सकता है उसका पेट भी बड़ा हो, उसके लिवर में भी फैट। तो कई लोग उसको चालू कर देते, तुम जबान देखो, जबान मोटी है तो तुम्हारे लिवर में फैट है। जरूरी नहीं है, ठीक है, दैट इज अ वेरी अलग बात है ना। पीलापन आ रहा है, आंखों में पीला है, यहाँ है, तो पीलिया हो सकता है, बिलिरुबिन आपका बड़ा हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। तो ये साइंस एंड सिम्टम जो ये होते हैं, इसको हम साइंस बोलते हैं। सिम्टम होता है जो पेशेंट बताता है, साइन होता है जो डॉक्टर देखता है। तो डॉक्टर को फिजिकली देखने से साइंस दिखाई देते हैं। तो ऐसे कई छोटे छोटे साइंस हैं जिसमें हो सकता है, 100% नहीं होता कि भाई हाँ अब नाखूनों में लाइन होगी तो कुछ डेफिशिएंसी ये वाली होगी ही होगी, जरूरी नहीं। हो सकता है कि यहाँ से ब्लड सप्लाई सही से नहीं जा रहा है, स्मोकिंग करता है आदमी, पूरी बॉडी में इनफ है लेकिन यहाँ नहीं पहुंच रहा, ये भी होता है। तो ये भी पॉसिबल है कि उसका और भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि इट्स पॉसिबल कि ये डेफिशिएंसी हो, तो अब इनके टेस्ट करो। तो अगर कोई फलाना लोग अपने तरफ से नए टेस्ट का इजाद कर रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, हमको करो, टेस्ट करवाओगे ना, और क्या करो, टेस्ट करो, जो करो। इससे रिलेटेड है, आप सिर्फ यस और नो में आंसर दीजिएगा, मैं आपसे बस पूछूंगा, क्योंकि ये ऐसे है कि कॉमन देखे हैं मैंने सभी वीडियोस में, ये जो साइंस बताते हैं डेफिशिएंसी से, तो आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना। तो सबसे पहला कि अगर जॉइंट्स में कट कट आवाज आती है, उसका मतलब है कैल्शियम की कमी है। गलत है। अगर दही में चूना मिला दिया जाए तो कैल्शियम की कमी दूर की जा सकती है। दही में चूना मिलाने से नहीं होगी, उसे खाना भी पड़ेगा। कैल्शियम की कमी दूर, दही में चूना मिला दिया जाए, मैं तो पूरी दुनिया के दही में चूना मिला के आऊंगा, ये क्या होता है, खाना भी पड़ेगा उसको। और उस दिन की कैल्शियम की कमी पूरी होगी। दिन की आप हमें लिख के प्रॉमिस करिए कि आप आज से लेकर जिंदगी भर दही में चूना मिला के खाएंगे, 1 घंटा धूप में बनियान में खड़े होंगे, चाहे आप काले हो जाए, हमें नहीं पता, आप हमें लिख के दीजिए। उसके बाद आप 1 महीने 6 महीने के बाद अपना टेस्ट फिर करना, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज कि अगर मसूड़ों में दर्द है तो इसका मतलब है विटामिन सी की कमी। मैं ये भी गलत है। मसूड़ों में दर्द है तो भैया अपने डेंटिस्ट को दिखाओ और अपना ब्रश चेंज करो, और रात को सोते समय उल्टी सीधी चीजें मत खाओ। कई बार आप ब्रश ज्यादा कर रहे हो, कई बार कम कर रहे हो, कई बार आपके मसूड़ों में दिक्कतें हैं, डेंटिस्ट को जाके दिखाओ। विटामिन सी से कुछ ना होने वाला। हाँ, विटामिन सी उसके डेफिशिएंसी से स्कर्वे होता है, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको उसी के साथ, हर चीज के साथ एक ही चीज को एसोसिएट कर दो। नेक्स्ट वन इज कि नाखून कमजोर है या हेयर फॉल होता है, दैट मींस बायोटीन की डेफिशिएंसी है। बायोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर। बायोटीन की डेफिशिएंसी तो अत रेयर है, बायोटीन के सप्लीमेंट भी लेना नहीं चाहिए। मैंने वीडियो भी बनाया था इसका कि बायोटीन के अलग से सप्लीमेंट मत लिया करो, खाना खाओ बढ़िया, मल्टीविटामिन्स में बहुत होता है, उसकी रिक्वायरमेंट ही बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, अगर नेल पे व्हाइट स्पॉट्स आते हैं, वो व्हाइट स्पॉट्स आते हैं ना उस तरीके के, हाँ मतलब तो उसका मतलब है कि बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है। इज इट ट्रू? नहीं है, मेरे भी है एक बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है। नेल्स पे लाइन आती है, दैट मींस विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। नहीं रॉन्ग। एक और, नेल्स पे वर्टिकल लाइंस आती है, ऐसे आती है ना, लंबी लंबी सीधी सीधी लाइंस आती है, दैट मींस कि आपको थायराइड हो सकता है या है। बकवास ऐप, ओके जरूर बकवास। रात को अगर नजर नहीं आता तो उसका मतलब है विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। हाँ, बिकॉज विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो अगर आपको रात को नजर नहीं आता तो बिल्कुल विटामिन ए चेक करा सकते हो, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। ठीक है, एक जो पर्सनल है, जैसे वाइट टंग हो जाती है, टंग वाइट हो जाती है, बहुत बार पूरी वाइट हो जाती है, तो उसका क्या रीजन होता है? वो कोई डेफिशिएंसी है या क्या?
आप वाइट अंदर से हो जाना अलग होता है और वाइट कोटिंग अलग ऊपर से लिया है। अगर हाँ ऊपर से अगर वाइट कोटिंग है तो वो एक नॉर्मल कोटिंग होती है जो खाना खाने के बाद अगर आपने ब्रश नहीं करा, धुला नहीं करा, तो एक फंगल ओवर ग्रोथ होता है वहां पर, जो सुबह उठने पर स्क्रैच करने से निकल जाता है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा ही फंगल कोटिंग हो जाती है कैंडिडा, फिर वो एक लेवल पे निकलता नहीं है। जब वो नहीं निकलता तब उसे दवाई की जरूरत होती है। तो अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, गट फ्लोरा ऊपर से भी शुरू होता है, गट फ्लोरा यही से शुरू होता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपके कैंडिडा फंगस होता है जो ओवर ग्रो हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा आप चाय पीते हो, मिर्ची वाला खाते हो, लिटरली मिर्च जब हम खाते हैं हम हमारे सेल्स डैमेज कर रहे होते हैं, वहां के बैक्टीरिया कई सारे मर रहे होते हैं और हमें आता है वाह क्या मजा आ गया, है नहीं? वो एक तरीके से वो वाली बात हो जाती है, समझे? तो बहुत ज्यादा क्रूर लोग हैं हम जो मिर्च खाते हैं और गरम गरम चाय पीते हैं, समझे? तो सर आपने तो इस पे मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज थे, मिलियंस ऑफ लाइक थे, लोग उसको सच मान के चल रहे थे, आपने तो सबको ही नकार दिया। भाई लॉजिक है उसके पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर उसमें से कोई लॉजिक उठा के अपना टेस्ट करवाना चाहता है तो वेरी वेरी बिल्कुल वेलकम। टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, ये है अगर ऐसा है तो है। हाँ ऐसा क्या, ऐसा थोड़ी है। फिर आप बाहर निकल के जाओ, कोई ना कोई ऐसा मस्त टेंट दिखेगा आपको, उसमें घुस जाओ, आपको पता चल जाएगा आपका क्या क्या आपकी दुनिया में होने वाला है, आगे जिंदगी में क्या संकट आने वाला, सब पता चल जाएगा। वही आई थिंक वही साइंस का आप वही डरना अभी थोड़ा सोशल मीडिया पे आ चुका है, थोड़ा फैंसी हो। अभी एक और चीज कि मल्टीविटामिन क्या सही में ये बेनिफिशियल होते हैं, या किसी के अंदर कोई पर्टिकुलर डेफिशिएंसी अगर वो चेकअप कराता है उससे पता चलता है कि उसके अंदर सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उसे मल्टीविटामिन लेने चाहिए या सिर्फ विटामिन डी लेना चाहिए? मल्टीविटामिन एज सच कि बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता। आपको स्पेसिफिक विटामिन डेफिशिएंसी को ट्रीट करना चाहिए, और इस केस में जो खासकर लोग उसका एक प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है। आपके केस में जो मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसीज हैं विटामिन डी और B12 और कैल्शियम, आप अपनी डाइट को रिवैल्यूएट करिए, अगर उसमें नहीं है टेस्ट कराइए, उसमें डेफिशिएंसी है तो आपको हाई डोज चाहिए। मल्टीविटामिन में 200-250 आयु विटामिन डी होता है, 500 होता है, उससे डेफिशिएंसी आपकी सदियों तक पूरी नहीं होने वाली अगर आप सिर्फ मल्टीविटामिन से लोगे, समझ रहे हो? वो फायदा नहीं है विटामिन डी के लिए। B12 के लिए फिर भी एक मल्टीविटामिन में B12 की डेफिशिएंसी पूरी करने की क्षमता है, लेकिन हमारे अंदर कई लोगों में B12 को एब्जॉर्ब करने की क्षमता खत्म हो गई है, एंटासिड ले लेके या इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी हो के। तो इट्स अ फैक्टर जिसमें आपको टेस्ट कराने जरूरी हो जाते हैं, कई बार इंजेक्शन देना जरूरी हो जाता है, इसलिए ओरल स्प्रे आ गया, पैच आ गया, फलाना फलाना आ गए। द ऑब्जेक्टिव इज कि ब्लड के अंदर उतने विटामिन होने चाहिए। मेजर डेफिशिएंसीज बी कॉम्प्लेक्स और फैट सॉल्युबल विटामिन जो हमारे डी वाला है। बाकी ए और ई और के उनके लिए ज्यादा टेंशन नहीं है। विटामिन सी उसके लिए भी ज्यादा टेंशन नहीं है। सिट्रस फ्रूट कहीं ना कहीं हम टमाटरों से और इससे खा ही लेते हैं, टमाटर है, ये है, बट एक्स्ट्रा सिट्रस फ्रूट लेना या एक्स्ट्रा विटामिन सी या बी और सी वाटर सॉल्युबल एक्स्ट्रा ले भी लोगे तो कोई हार्म नहीं है। तो इसीलिए अगर आप कोई मल्टीविटामिन लेते हो, इसमें मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, और एक ऐसे लेवल पे लेते हो जहां आपको वीकनेस हो रही, कमजोरी हो रही, स्ट्रेस हो रहा है, तो मे भी आपके उधर डेफिशिएंसी थोड़े दिन ले लेने में कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर आप लही ही जा रहे हो उसको एक नॉर्मल लाइफ का वे समझ के कि रोज ही खाना पड़ेगा, वो सही नहीं। ठीक। और फिर इसमें भी बात आती है कि सबसे महंगा वाला खरीद के खाने की जरूरत नहीं, सिंपल वाला खाने चाहिए, कुछ भी चलता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन, जैसे हम सब सारे फिटनेस कोचेज, आप भी इस चीज़ पे अच्छा जोर डालते हो कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए, हेल्दी, और हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन खास करके अभी रिसेंटली जिस तरह की ये न्यूज़ वगैरह देखने को मिली है, तो लोग कहते हैं कि क्या फ़ायदा ये एक्सरसाइज, ये ट्रेनिंग करके, जिम जाने वाले लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, जैसे राजू श्रीवास्तव जी की डेथ हुई जिम में ही। राजू श्रीवास्तव जिम के अंदर इनको स्ट्रोक आया था। यस। अच्छा। और उसके बाद एक दो और ऐसे केसेस है कि
एक 22 ईयर ओल्ड लड़का था, वो भी जिम के अंदर था, उससे हार्ट स्ट्रोक से उसकी भी डेथ हो गई। तो देखो ऐसा है ना, इस चीज में इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे तो आप बोलो क्या फायदा नई गाड़ी लेने का, उसने नई गाड़ी ली थी, गई, क्या फायदा होता है। उसने भी गाड़ी ली थी, एक नया स्कूटर लिया था, उसकी गाड़ी टूट गई हो, तो देखो ये क्या फायदा है ना। गाड़ी लेने का ही क्या फायदा है। देखो गाड़ी के अंदर तो बम फूट जा रही है, या गाड़ी के अंदर तो एसिड बच जा रहा है। मोबाइल फोन लेने का क्या फायदा है। देखो वो तो कहीं पर मोबाइल फोन लगा फूट गया, मैं मोबाइल फोन नहीं लूंगा। तो ये बकवास सोच है, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल वेरिएशन बहुत सारे होते हैं, आपकी नीड अलग होती है। एक्सरसाइज आपकी नीड है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप नहीं करोगे, 2 साल में 4 साल में आपको कॉम्प्लिकेशन दिख जाएंगे। तो ये तो कोई डिबेट ही नहीं है कि एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी। या जिम जाके 100 किलो का वजन उठाने को कोई नहीं बोल रहा, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी नीड नहीं। नीड है एक्सरसाइज, नीड है कि आप पुशिंग मसल्स को यूज करो, पुलिंग मसल्स को यूज करो। नहीं करते हो, आपका प्रॉब्लम आएगा, हमें थोड़ी आएगा, समझे। सो ये बहुत गलत सोच है। हाँ ये है कि यस, अगर आपको नहीं पता है अपनी हेल्थ के बारे में, हेल्थ चेकअप कराओ, टीएमटी कराओ, ईसीजी कराओ, हीको कराओ। अगर आपको डाउट है, डर लग रहा है, तो ये सब कराने के बाद एक बंदा अगर टीएमटी पे अपनी टारगेट हार्ट रेट तक तेज दौड़ा, उसकी ईसीजी में कुछ नहीं, उसको सांस नहीं खुला, उसको कोई दिक्कत नहीं आई है, तो वो जिम जाके जो मर्जी कर सकता है। हम ऑपरेशन करने से पहले कार्डियक फिटनेस लेते हैं, इसीलिए तो लेते हैं कि भाई हार्ट फिट है कि नहीं है। जब हम ऑपरेशन करने से पहले लेते हैं, हार्ट के ऊपर स्ट्रेस डालने से, आपको जिम में जाके बड़ा खतरनाक तरीके से कोई एक्सरसाइज करनी है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कोई टूर्नामेंट खेलना है, उससे पहले आप करा लो कार्डियक फिटनेस, कोई दिक्कत थोड़ी है इस पे सर, एक जैसे जितने फिटनेस कोचेज होते हैं या जिम में ट्रेनर्स होते हैं, तो आपके हिसाब से ऐसा क्या है, वो लोग जो कॉमनली, उनमें बहुत सारी ऐसी है जो गलत एडवाइस देते रहो, कॉमन जो देखने को मिलती है, ऐसी कुछ 1-2 एडवाइसेस आप जो बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, इन एडवाइसेस से बच के रहो। देखो ऐसे तो बहुत एडवाइसेस हैं, ऐसे बच के रहो। कॉमन एडवाइस जिम ट्रेनर जो देते हैं, वो बानी जिम ट्रेनर से, सबसे पहले तो सबसे बड़ी एडवाइस ये है, जिम ट्रेनर से कुछ मत खरीदो। सबसे पहली एडवाइस है, जिम ट्रेनर से कोई भी चीज नहीं खरीदनी, आपको मल्टीविटामिन भी नहीं लेना उनसे, ठीक है। क्योंकि हाँ सिंपल सी बात है, अगर मैं इवन एज अ डॉक्टर अपने घर में बना के बोलूंगा, मैं अपने घर में आप बना के बेच रहा हूँ, कोई एक जड़ी बूटी है, वो है, तो वो भी गलत है, क्योंकि हम बना के बेच रहे हैं। इज अ बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है उसमें, क्या है क्या नहीं है, यू नो नेवर। सो अगर हम किसी कंपनी की भी लाके एक काम करने लगे कि भाई फलाना कंपनी के हम एम्बेसिडर हैं, वहीं से हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं, अब तुम भी खरीदो, हमें पैसे दो, तो वो एक चीज छोड़ दें अगर, तो सिर्फ एक्सरसाइज के बेसिस में जिम में कोई भी इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा मिसगाइड नहीं कर सकता। वो खुद ही मिसगाइड होगा तो होगा। सप्लीमेंट वो खुद से ना बेचे, उतना बहुत है। कोई एक जगह से यहीं से खरीदना है वो हिसाब ना करे, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बाकी तो कोई दिक्कत। और यही बात अगर मैं करूँ, जैसे फिटनेस, रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह, ये सब अभी पॉपुलर हो रही है इंडिया में, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पहले के बैठे हुए, जो प्रोटीन वगैरह इन सब चीज़ों को भी सही नहीं कंसिडर करते हैं। तो यही क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, डॉक्टर्स कॉमनली ऐसी फिटनेस से रिलेटेड, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड कौन सी ऐसी एडवाइसेस जो गलत दे देते हैं? बहुत लोग देते हैं प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन से हमारी किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाती है, और फलाना धमकाना हो जाता है। मतलब देखो, ये होता है रिस्क, ये होती है पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर आप गाड़ी चला, मैं बोलूं भाई ये गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, सारी दुनिया में से कार्स को बैन कर देना चाहिए, बिकॉज मोटापा बढ़ रहा है, और मोटापा का सबसे बड़ा कारण है कार और सोफा। सारी दुनिया से चेयर सोफा हटा देना चाहिए। तो बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, बात है बिल्कुल सच बात है कि गाड़ियां हटा दोगे तो सब फिट हो जाएंगे, सारे सोफे हटा दोगे तो सब फिट हो जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। बट ये लॉजिकल नहीं, ये बकवास है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। वैसे ही इंसान प्रोटीन ना खाए, ये प्रैक्टिकल बात नहीं। तो आप अगर प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपकी मसल दूसरी जगह से यूज करेगी, मसल खत्म हो जाएगी, और अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट हैविंग दैट मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और बीमारियां आपको फिर भी होगी। तो कोई लॉजिक नहीं होता है प्रोटीन नहीं खाना। हाँ, आप एक सेफ लिमिट रखो, वो
0.8 ग्राम मिनिमम से लेके 1.8 ग्राम मैक्सिमम प्रोटीन बहुत आराम से इंसान ले सकता है। उतना लेने से कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था जैसे MDH का, और वो एक और मसाला है उसका कि उसके अंदर कैंसर कॉजिंग पेप्टिसाइड मिले हैं, इथाइलिन ऑक्साइड, तो उसको लेके आपका क्या कहना? तो ये क्यों मिले हैं? क्योंकि ये प्रोसेसिंग में काम करता है, ये प्रोसेसिंग में यूज होता है, ये कि मसालों में नहीं है। अगर हम MDH का कोई भी मसाला घर में बनाना चाहें तो वो बनाने के प्रोसेस में ये चीज नहीं आएगी। ये बनाने के प्रोसेस में फैक्ट्री में जब उसमें से मॉइस्चर हटाने को और फलाना फलाना जो भी प्रोसेस है उसमें उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें चीज यूज की जाती है, तब वहां पे गड़बड़ आती है। तो यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हर रिफाइंड चीज में, हर प्रोसेस्ड चीज में, हर अलग से चीज में। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप जो खाना है बाहर से मंगाया करो और जो वहां से फ्रीज हुई दाल है वही दाल रोटी खाया करो, तो रोज नहीं खा सकते, है ना? तो वो आपको भी पता है, आपके दिल से लगेगा कि यार ये कितने दिन से पड़ा होगा, फ्रेश है कि नहीं, इसने बनाया है, क्या हिसाब है, कितना वेरिएशन है। यही चीज मसालों में आती है, यही चीज ऐसे मिक्स मसालों में आती है। बराबर, ऐसी चीजों में जो खड़े मसाले हैं वो सबसे बेस्ट है। घर में अपना सिंपल चीजें यूज करो वो बेस्ट है। तो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड चीजें ना यूज करो, यही तो पॉइंट आता है। और इसीलिए वे प्रोटीन भी उसी कैटेगरी में आता है। वे प्रोटीन भी उसी कैटेगरी में आता है कि आपने दूध लिया, वे निकाला, उसको प्रोसेस किया और उसको प्रोसेस करके आप बेच रहे। तो इसीलिए सारी की सारी अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट सिर्फ वे प्रोटीन से लेना भी गलत है, क्योंकि आप रिस्क में जाके, गलत का मतलब नहीं होता, वो गलत का मतलब होता है अगर कोई आदमी पूरा दिन गाड़ी में बैठा है, सोफे में बैठा है, चल ही नहीं रहा, तो वो अपना रिस्क बढ़ा देता है बीमार होने का। सेम वे आप अगर सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन ही लेते जा रहे हो, आधा डब्बा एक दिन में खत्म कर रहे हो, तो रिस्क है कि भाई कहीं ना कहीं तो गलत चीजें आपके अंदर जाएगी। तो वो रिस्क की बात कर रहे हैं। तो वही है कि वो एक सप्लीमेंट है, उसे एज ए सप्लीमेंट ट्रीट करो। पहले तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए कि जो फूड खा रहे हो, खाना खा रहे हो घर का, उससे पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने की कोशिश कर। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी। तो जब भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर वगैरह जब मेडिकल एडवाइस देने लग जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रोटीन से अमीनो एसिड स्पाइक होती है तो आपका ब्रेन डल होने लग जाता है, या फिर लीवर डिटॉक्स करना, या जैसे मैंने बॉडी डिटॉक्स के बारे में बोला, तो ये देख के आपको कैसा लगता है? मजा आता है बहुत। और लोग उसको फॉलो भी करते हैं। अरे मतलब ये कर ऐसा बात हुआ, मतलब रास्ते में अगर कोई कुछ बेच रहा है कि ये खा लो वो खा लो, तो उसमें तुम्हें मतलब उसमें मजा आना या गुस्सा आने वाली कौन सी बात है भैया? वो बेच रहा है, अपना काम कर रहा है। तुम्हें अक्ल होनी चाहिए कि मुझे नहीं पता वो कैसे बनाया, मैं नहीं खाऊंगा, समझे? तो वो मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहा है, वो उसको रिलायबल है कि नहीं है। अब ऐसे हुए तो बोलोगे नहीं, तो रास्ते में जाते हुए कोई कुछ बेचारा अपना वो खोल के बैठा है टेंट कि मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगा, तो तुम्हें गुस्सा आता है। मुझे क्यों गुस्सा आएगा? जिसको बिलीव होता है वो गुस्सा करे, है कि नहीं? तो मुझे क्या लगता है, मेरा पॉइंट है ये। तो वो बेचारे जो है वो एक तबके के लोगों को टारगेट करते हैं जिनको थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज कम होती है, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम साइंटिफिक नॉलेज लेवल बढ़ाए, लोगों का हेल्थ लिटरेट बनाए, बस उतना फर्क है। और जितना ज्यादा उनको वायरलिटी देते हैं वो तबके के लोग जो ज्यादा पढ़े हुए के नहीं है, ज्यादा सोचते नहीं है, उतने सोचने वाले नहीं सोचते। सोचने वाले ये नहीं सोचते चलो मुझे समझ में आ गया, लेट्स शेयर इट, वो नहीं करते, वो शेयर करते हैं। दूसरे वाले शेयर करते हैं, हो ये बताओ ये बताओ। उनकी एकजुटता बहुत है, हमारी नहीं है। हमें एकजुटता बढ़ानी है, शेयर किया वीडियोस। तो सब लोग जो देख रहे हैं ये बात दिमाग में बिठा लो, शेयर करो ऐसे वीडियोस को, ठीक है? गुड, मजा आया काफी सर, आज का काफी मजा आया, काफी अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस पे अच्छी बातें हो गई। थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।